बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। यह क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। वह कल नई दिल्ली पहुंचेंगे, जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अगवानी की। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। तो भारत दौरे पर है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में यह उनकी पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है और हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से क्राउन प्रिंस की यह मुलाकात हुई है। तो क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी ये पहली यात्रा है और मोहम्मद बिन नायद की ये पहली यात्रा है और क्राउन प्रिंस के तौर पर यह पहली यात्रा है। मुलाकात भी हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी से और कल के बाद से मुलाकात और आज कई अहम मुद्दों पर वार्ता भी की जाएगी। खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं। सूत्र के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गठबंधन पर आपत्ति जता दी है और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई खास आधार भी नहीं है। कांग्रेस नेताओं का ये मानना है कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की मांग की है, जिसको लेकर अब आम सहमति दोनों पार्टियों के बीच नहीं बनती हुई नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको सिर्फ 3 या फिर 4 सीटें देने को तैयार है कांग्रेस, जिसको लेकर दोनों के बीच आपसी सहमति नहीं बनी है। तो पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करने को तैयार थी। 10 सीटें लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा मांगा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस सिर्फ 3 और 4 सीटें देने को तैयार है। पहले कांग्रेस कह रही थी कि 6 सीटें वो देगी आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपसी समझौते के साथ गठबंधन करने वाली थी और लगातार गठबंधन के सहारे विपक्षी दल भाजपा को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप का गठबंधन नहीं होता हुआ नजर आएगा। सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है, जिसको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन नहीं कर पाएगी। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3-4 सीटें देने को तैयार है कांग्रेस। खबरें बढ़ते आगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। कुशीनगर में व्यक्ति द्वारा अपना बच्चा बेचने का है यह पूरा मामला। पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल ने मांगे थे रुपए, मजबूरी में पिता ने 20,000 में बेचा बेटा। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर अपनी आवाज बुलंद की है और एक पोस्ट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पुलिस ने भी उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत ली है। मानवता को शर्मसार करने वाले कृत्य में सरकारी तंत्र हिस्सेदार। कहाँ है सरकार की योजनाएं, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग? तो प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस की, इन्होंने हमला बोला है पोस्ट करते हुए। कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जिसमें अस्पताल का जो चार्ज होता है उससे भरने के लिए एक पिता ने अपने बेटे को ही बेच दिया 20,000 रुपए में। तो कुशीनगर में व्यक्ति द्वारा अपना बच्चा बेचने का ये पूरा मामला। पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल ने मांगे थे 20,000 रुपए, जिसकी वजह से मजबूरन पिता को 20,000 रुपए में अपने बेटे को बेचना पड़ा। जिसके बाद अब प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के शासनकाल को भी याद कराया, साथ ही योगी सरकार पर हमला बोला है। पूछा है कहां है सरकार, कहां है उनके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? खबरों में बढ़ते आगे, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर 6 सियासी घमासान के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। सपा और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए मायावती ने कहा दोनों पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपराध
और अपराधी की जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति कर रही है। लेकिन इस मामले में दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। तो जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए रंग में ढलती हुई नजर आ रही है। और अब जात के नाम पर कहा जा रहा है कि जात की वजह से उसका एनकाउंटर किया गया। यह आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाया। युवक यादव समुदाय से बिलोंग करता था और जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। वहीं अब बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर इसे जाति के नाम पर जबरदस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है चोर मौसेरे भाई। खबरों बढ़ते आगे। बिजनौर शहर कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। वहीं पकड़ा गया शातिर बदमाश एक किस्म का लुटेरा है। पुलिस आरोपी के कब्जे से तमंचा, बाइक और मोबाइल फोन बरामद की है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली क्षेत्र में 17 अगस्त को एक लूट की घटना हुई थी, जो जीरे मार्बल पे लूट की गई थी। उसी संबंध में आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि यह भोगी नहर की तरफ रशीदगढ़ी के आसपास आने वाला है। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाई थी। बदमाश को आते थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो फायर करते हुए भागा। पुलिस ने पीछा किया, उसको सरेंडर के लिए कहा, लेकिन वो लगातार फायर करता रहा। एक एसआई है मर्दुल, उनके बुलेट प्रूफ में गोली लगी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल फायरिंग की, जिससे एक बदमाश घायल हुआ है। उसको जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। ये लूट की घटना में शामिल था। इससे पहले इन्होंने 2022 में हरिद्वार में भी एक ज्वेलरी की शॉप पे घटना की थी, जिसमें जेल रहा था। अभी छूट के आने के बाद इसने फिर ये घटना की है। खबरें बढ़ते आगे। यूपी के कानपुर में एक बड़ी साजिश सामने आई है। अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रविवार रात बेपटरी होने से बच गई। किसी ने रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखकर ट्रेन हादसे की साजिश रची थी। तेज रफ्तार ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज भी हुई। इसको देखते हुए लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। मौके पर रेलवे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस और अधिकारी सभी हर एक एंगल में जांच कर रहे हैं। कानपुर में ट्रेन पलटने की एक और साजिश हालांकि नाकाम हो गई है, लेकिन रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर से जब ट्रेन टकराई तो एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि बड़ा हादसा होते हुए टल गया है। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई। वहीं जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया है। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जौनपुर में बेखौफ बदमाशों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। हालांकि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुट गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के एनकाउंटर मामले में बयान पर अब पलटवार कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जिनकी अपने दल में कोई सुनवाई नहीं, वैसे जाने वालों की बात का क्या बुरा मानना। जिनके शासनकाल में महीनों आईपीएस फरार रहा, 15 लाख प्रतिदिन की कमाई वाले थानों की चर्चा हो। भाजपाई खुद पुलिस का अपहरण कर रहे हैं। दंड संहिता की जगह बुलडोजर संहिता ने ले ली हो। कानून व्यवस्था शब्द बनकर रह गया हो। कोर्ट की डपट खाना जिनकी आदत बन गई हो। तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए संजय निषाद के बयान का यह पलटवार किया है और जमकर योगी सरकार और पुलिस प्रशासन का घेराव किया।
वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा, हमारे समय में जांच एजेंसियां अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति। निषाद, जांच एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही है, संजय निषाद का यह दावा है। से पूछा जाना चाहिए कि 7 जून 2015 को मैं जब रेल आंदोलन कर रहा था गोरखपुर, और जो सपा की सरकार थी उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद, तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस रक्षक नहीं थी निषाद के बेटे के मारे? 302 को मेरे को मुलजिम बना दिया गया और आज तक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में चला जाता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, शासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अपना बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते। जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया, और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया। वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे और दुश्मन देशों की तारीफ। राहुल गांधी एक मृग मरीचिका में जी रहे हैं, उनको वास्तव में स्थिति का पता ही नहीं है, और चीन का जिक्र करके उन्होंने एक बार फिर देश को ये बता दिया कि वो चीन से कितना प्रेम करते हैं, जबकि पूरा देश चीन से और चीन के सामान से उसके बहिष्कार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी का भारत में समस्या रोजगार की को कहना, देश के प्रति वो क्या सोचते हैं वो साफ साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हर साल लाखों रोजगार देश में सृजित हो रहे हैं, और अगर आज रोजगार की कोई समस्या यदि है तो समस्या एक लंबे काल तक कांग्रेस ने देश पर शासन किया। कांग्रेस इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाई कि जिस अनुपात में पॉपुलेशन बढ़ती है उस अनुपात में रोजगारों का सृजन भी हो। बावजूद इसके पिछले 10 वर्षों में रोजगार के नए आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किए हैं, जहां उन्होंने स्वनिधि योजना के जरिए छोटे लोगों को, विश्वकर्मा योजना के जरिए जो लोग हाथ का काम करते हैं, कारीगर, उन लोगों को, लखपति दीदी के जरिए महिलाओं को, और अनेक अन्य योजनाओं के जरिए रोजगार सृजन का एक बड़ा काम किया है। स्टार्टअप के जरिए इतना बड़ा रोजगार हमारे देश में हुआ है, मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में उतना रोजगार हुआ होगा। तो कई मायने में राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि वो किस बात पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कोई अनुसंधान नहीं है, बोलने के लिए उन्होंने बोलना है। तो अगर ऐसा विपक्ष के नेता यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो जनता उसको देख रही है, समय आने पर निर्णय करेगी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।